नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा और आज की विशेष विनोद शर्मा टॉक शो में हम आपको बताएंगे नोएडा के अनसुने किस्से। नोएडा शहर को 50 वर्ष होने जा रहे हैं। 1976 में नोएडा शहर बसा था और उस शहर को बसाने में किसान की, उद्योगपति की, अफसरों की और जो स्थानीय लोग हैं उनकी भूमिका रही, साथ में प्राधिकरण के कर्मचारियों की। आज हम एक ऐसे शख्स से बात करा रहे हैं जिन्होंने 1976 में नोएडा में उद्योग स्थापित किया था, जिन्होंने नोएडा में उन समस्याओं को देखा जो उद्योगों को शुरू करने में बड़ी जटिलताएं थी, और साथ ही नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं बात कर रहा हूं नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी से। अशोक जी का मैं आज के इस शो में स्वागत करता हूं। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। आप ये बताइए कि 1976 में जब आप नोएडा में आए तो आपने नोएडा का नाम पहली बार कहाँ सुना, कैसे सुना, और आप कैसे मूलतः कहाँ से रहने वाले हैं और कैसे नोएडा तक पहुंचे, इस सफर को हमारे दर्शकों को बताइए। शर्मा जी, जिस वक्त नोएडा का ये अनाउंसमेंट हुआ अप्रैल 76 में, उस वक्त मैं एक दिल्ली की कंपनी है फ्रिक इंडिया लिमिटेड, उसमें नौकरी करता था। कनॉट प्लेस में दफ्तर था। जी। और मेरे एक मित्र हैं मिस्टर अशोक कमल, हम्म। वो फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते थे। उनका मन भी फैक्ट्री लगाने का था, मेरा मन भी फैक्ट्री लगाने का था। हम्म। तो उन्होंने कहा कि ये नोएडा जो है बहुत बढ़िया जगह बनने जा रही है, हम्म। तो चलो चल के देखते हैं इसको, और इसमें हम आएंगे। तो मैं करीब, मेरे को याद है, हम करीब जून जुलाई में यहाँ आए पहली बार। हम्म। तो उस स्थिति को, हम लोग आए तो निजामुद्दीन पुल से, और उसके हम्म। बाद नोएडा मोड़ के बाद सड़क नहीं थी। तो हम्म। जो पुश्ता है उसके ऊपर, वो मेरे मित्र कार में थे, मैं स्कूटर पे था। हम्म। उन्होंने कार खड़ी कर दी और मैंने स्कूटर जो है पुश्ते हम्म। के ऊपर चढ़ा दिया। पुश्ता हम्म। ऊपर से काफी चौड़ा है। हम्म। और उनके साथ हम चिल्ला रेगुलेटर तक आए। और हम्म। चिल्ला रेगुलेटर के बाद कुछ नहीं था, हम्म। सिर्फ एक बहुत बड़ा गड्ढा, बड़ी बड़ी घास, पानी भरा हुआ। हम्म। हमने कहा यार ये मजाक कर रहे हैं, ये ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, कोई कुछ नहीं होने वाला यहाँ हम्म। पे इतनी जल्दी। हम्म। और हम्म। 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 हम थोड़ा जल्दी में थे, हम्म। इसलिए हम वापस आ गए। जी। लेकिन वो फ्रेंड्स कॉलोनी में क्योंकि रहते थे, हम्म। वो फ्रेंड्स कॉलोनी यहाँ से बहुत पास पड़ता है। हम्म। तो एक बार फिर उन्होंने करीब और वो, क्योंकि और कोई दूसरा जो हमारा फैक्ट्री दिल्ली में लगाने का जुगाड़ नहीं बन रहा था, हम्म। तो फिर उन्होंने एक बार दबाव दिया कि यार अब सुना है काफी, वहां पे अखबार में छपता रहता था हम्म। कि तरक्की हो रही है, तो हम्म। चल के देखा जाए एक बार फिर से। हम्म। तो अगली बार हम आए करीब दिसंबर जनवरी में। हम्म। और एकदम चिल्ला रेगुलेटर तक, वैसे चिल्ला रेगुलेटर तक आने के लिए हमें इस बार पुश्ता पे नहीं चढ़ना पड़ा, सड़क बन गई थी मयूर विहार के पास वाली, हम्म। सिंगल। और चिल्ला रेगुलेटर से थोड़ा ढलान था, नीचे उतर गए, सीधा सेक्टर 2 की तरफ आ गए। हम्म। और यहाँ पर काफी बिल्डिंग मटेरियल चारों तरफ पड़ा हुआ था, और हम्म। प्लॉट कट गए थे, प्लॉट नंबर डाल दिए गए थे, पत्थर लगा दिए गए थे, सड़कें बन गई थी। हम्म। हमने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी तरक्की करी है इन्होंने। हम्म। और तब हमने जो है, क्योंकि दिल्ली में कोई डीएसआई डीसी में इस किस्म का माहौल नहीं था कि बिना हम्म। किसी सिफारिश के या बिना किसी अप्रोच के, वो एक हम्म। अलग कहानी है, हम्म। हमें कुछ मिल पाता। तो हमने, और जितने रुपए में वो लोग किराए पे दे रहे थे उतने में यहाँ पर मालिकाना हक मिल रहा था। हम्म। तो हमने फिर यहाँ पे अप्लाई कर दिया। हम्म। और ये बात मैं बड़े एक जो है भरे हुए हम्म। दिल से कहना चाहता हूँ कि जो उस वक्त के हमारे यहाँ पर सीईओ थे, श्री डीएम मिश्रा साहब। हम्म। आप समझिए कि अप्रैल में तो ये अनाउंसमेंट ही हुआ, एक तरीके से एक्ट बना, एक तरीके से हम्म। नोएडा का हम्म। कि भी नोएडा बनेगा। और मैं हम्म। आपको बता रहा हूँ उस वक्त हमारी तब क्या पोजीशन थी। हम्म। और डीएम मिश्रा साहब ने इतनी त्वरित तेज गति से विकास किया यहाँ पर हम्म। कि मार्च में यहाँ पे हम लोगों ने फैक्ट्री हमें अलॉट हो गई, और हम्म। हमने फैक्ट्रियां लगा ली। हम्म। और ये बात इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि मार्च में
इलेक्शन आ गए और कांग्रेस पार्टी हार गई। और ये प्रोजेक्ट संजय गांधी से जुड़ा हुआ था। इस वजह से एक राजनीतिक कारणों से नई गवर्नमेंट जो आई जनता पार्टी की, मोरारजी देसाई की, उसने डिक्लेयर कर दिया कि भी नोएडा एक बेकार प्रोजेक्ट है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी और ये फेल प्रोजेक्ट है, और इसकी सारी फंडिंग रोक दी गई। और हम बड़े खुशकिस्मत थे लेकिन कि हमें बड़े अच्छे अफसर मिले यहाँ पर। उसके बाद डीएम मिश्रा साहब के बाद एससी त्रिपाठी साहब आए, एकदम बहुत ही अव्वल दर्जे के अफसर थे वो। और उन्होंने बिना, उनको मतलब ये था कि भी तुमको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, तुम अपने आप करो। तो उन्होंने घर बनाए यहाँ पर नोएडा में, एडब्ल्यूएचओ को सबको जमीनें अलॉट करी जो घर बनाना चाहते थे। अपने पैसों से वो बैंकों से लोन लेके घर बना के अलॉट किए ताकि यहाँ पर बसावट हो। इंडस्ट्री से पैसे कुछ मिले, इंडस्ट्री से कुछ नहीं मिले क्योंकि इंडस्ट्री चल नहीं पा रही थी। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से बसाया और नोएडा बसता चला गया। एक ये भी मैं हालांकि कह रहा हूँ कि भाई जनता पार्टी ने सहयोग नहीं देने का फैसला किया था, लेकिन ये भी बात सही है कि जनता पार्टी के राज में ही नोएडा को बहुत सहयोग मिला। नोएडा के अंदर डीटीसी की बस, यूपी रोडवेज की बस से पहले चली, जिसने कि नोएडा को दिल्ली, क्योंकि सब लोग हम लोग दिल्ली से ही आते थे, तो चाहे एक ही बस चली थी वो 300 नंबर सेंट्रल सेक्रेटरीट से, लेकिन उससे बहुत सुविधा मिली और उससे पहले कोई सुविधा नहीं थी आने की। और दूसरा ये हुआ कि सर एक बड़ा अच्छा वाकया ये हुआ कि 78 में ही एंड में बहुत भारी बाढ़ आ गई सर पूरे नॉर्थ इंडिया में, और ये दिल्ली का पूरा मॉडल टाउन, बस अड्डा तक सब कुछ डूब गया, आजादपुर वगैरह। और ये था कि नोएडा तो बह ही जाएगा, क्योंकि नोएडा तो एक पुश्ते ने सारी गंगा और जमुना जी को रोका हुआ है कि पुश्ता टूटा नहीं, नोएडा गया नहीं। और एक ऐसा भी टाइम आया कि हम लोगों को ये कह दिया गया भाई अपनी फैक्ट्री बंद करके आप दिल्ली चले जाओ, और अभी ये जो है इसका निजामुद्दीन का पुल कब ढह जाएगा या क्या होगा, एकदम पानी निजामुद्दीन के पुल से टच करके जा रहा था। तो ये मेरे को याद है कि हम अपनी मोटरें को खोल खाल के थोड़ा जितना ऊपर रख सके बंद करके चले गए थे, और 2 4 5 दिन ये सब ऐसे ही चला। लेकिन नोएडा में पानी नहीं आया, नोएडा बच गया। लोगों ने कहा अरे भाई नोएडा नोएडा तो बाढ़ से मतलब बच गया, और नोएडा तो बाढ़ प्रूफ है। और नोएडा में डीटीसी की बस भी चल गई। और तीसरी बात जो हुई सर ये कि बनारसी दास गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर थे, जनता पार्टी के ही थे, और एससी त्रिपाठी साहब हमारे सीईओ थे। उनके कोऑपरेशन से और चीफ मिनिस्टर साहब के आदेश से, जबकि पूरे इंडिया के अंदर पावर कट लगता था और बहुत भारी पावर कट लगता था और पावर की बड़ी समस्या थी, उस वक्त उन्होंने नोएडा को बढ़ाने के लिए नो पावर कट जोन इंडस्ट्री के लिए ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बात थी, डिक्लेयर किया। तो भाई नोएडा में बाढ़ भी नहीं आई, नोएडा में पावर कट भी नहीं है, और नोएडा के अंदर रेट भी सस्ते हैं, और नोएडा बहुत बड़ी अच्छी जगह है। इस तरीके से फिर नोएडा बसा। हालांकि जो दिल्ली से इंडस्ट्री शिफ्ट होनी थी वो शिफ्ट होने का कार्यक्रम बंद हो गया था जनता पार्टी के आने के साथ ही। जो दिल्ली से मेन प्रोग्राम नोएडा का ये था कि भी दिल्ली से इंडस्ट्री शिफ्ट करनी थी, वो नहीं हुई। तो जिसकी वजह से जिन लोगों ने प्लॉट ले लिए थे शिफ्ट करने वालों ने, उन्होंने चालू नहीं किए, तो इसलिए थोड़ा स्लो रहा। तो बस फिर भी नोएडा बहुत अच्छा चला, और सब हमारे अफसरों की मैं दाद देना चाहूंगा। उस वक्त हमें जो अफसर मिले, और जो सबसे बड़ी बात है कि नोएडा बहुत आगे जाता सर। नोएडा तो जितना पास है दिल्ली के, नोएडा दिल्ली ही है एक्चुअली मेरे लिहाज से। और गुड़गांव तो बहुत दूर है, गुड़गांव तो हमसे बहुत पीछे रहा। हम लोग जो है गुड़गांव हमसे आगे निकल गया एक तरीके से। उसके कुछ कारण जो है ना वो थे जिनको कि हम कंट्रोल नहीं कर पाए। इसमें
इतनी गलती हमारी भी है। जहां तक हम्म। एसोसिएशन की बात है सर, ये उस वक्त हमको एसोसिएशन इसलिए बनानी पड़ी कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नोएडा फेल है। भैया हम्म। नोएडा कैसे फेल है? नोएडा फेल है तो हम भी फेल हैं। हम्म। नोएडा को हम फेल नहीं होने दे सकते थे। हम्म। इसलिए हमको नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन बनानी पड़ी। ये कोई हमने चाव में नहीं बनाई थी। अपनी अपनी फैक्ट्री का टाइम काट के उसमें एसोसिएशन में दिया गया। तो हम्म। इसलिए बनाई एसोसिएशन, और उस एसोसिएशन ने अपना रोल किया सर कि हम्म। एक जो है अच्छा, यंग कौन कौन एंटरप्रेन्योर प्राइमरी थे। मेंबर थे इसमें? सबसे पहले जो एनडीए बनाते समय जो आइडिया आया, वो आपके कुछ लोग मिले होंगे, बैठे होंगे, तब जाके तय हुआ होगा कि एनडीए बनानी है। सर ऐसा हुआ कि एक हमारे से पहले एक एसोसिएशन थी, नोएडा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। हाँ। वो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो है वो एंटरप्रेन्योर्स के खिलाफ काम कर रही थी, क्योंकि उसका हम्म। जो एक जनरल सेक्रेटरी था वो हम्म। क्या नाम था उसका, हम्म। वो कंसल्टेंट था। तो वो अच्छा। वो कंसल्टेंट होने की वजह से एंटरप्रेन्योर्स तो उसके पास जाते थे एसोसिएशन की वजह से, और वो उनसे फीस मांगता था। ये बात जब हमको खुली तो हम्म। हमने कहा भी अब तो कोई चारा नहीं है, इसके पास से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। हम्म। तो हम लोगों को एसोसिएशन बनानी पड़ी। हम्म। तो ये मैंने ही एक उसका सर्कुलर बनाया था, मैंने सबसे हम्म। रिक्वेस्ट करी। हम्म। और अ, करीब 20-25 लोग इकट्ठे हुए, 30 लोग, हम्म। सेक्टर 2 में। सेक्टर 2 में ही मेरी फैक्ट्री थी। किस जगह है? बी नंबर 81 बताइए जरा, नंबर लोगों को याद रहे ताकि। B81 सेक्टर 2 मेरी फैक्ट्री थी। लेकिन जो हम्म। मीटिंग हुई पहली, वो B81 के सामने वाली फैक्ट्री हम्म। के अंदर हुई, जो थी तो फैक्ट्री बंद, लेकिन उस वहां पे धूप थी, उस वक्त सर्दी थी। हम्म। तो हम्म। इसलिए हमने ये 78 में मीटिंग करी थी, हम्म। मार्च वार्च में। हम्म। उससे पहले एसोसिएशन नहीं थी। हम्म। अ, और वो धूप में बैठ के हम लोगों ने मीटिंग करी। तो मैं तो खैर अपने आप को इतना यंग समझता था, मैं नहीं समझता था मैं हम्म। इस एसोसिएशन में कुछ बनने के काबिल हूँ। हम्म। लेकिन क्योंकि मैंने मीटिंग बुलाई थी, और क्योंकि मैंने मसला उठाया था, और मैंने इसकी जरूरत समझाई लोगों को कि ये बहुत हम्म। जरूरी है हम्म। कि, तो सबने कहा भाई फिर इसी को अध्यक्ष बनाओ। हम्म। तो एक एडहॉक कमेटी बनाई गई एसोसिएशन बनाने के लिए, उसको रजिस्टर कराने के लिए, उसकी मेंबरशिप कराने के लिए। हम्म। उसका मेरे को अध्यक्ष बनाया गया। हम्म। उसके अंदर जो मीटिंग जो हमारी हुई थी, उसमें सरदार नरेंद्र सिंह थे, हम्म। और जो बाद में हमारे अध्यक्ष भी बने। हम्म। और जब इलेक्शन हो चुके उसके बाद मैं जनरल सेक्रेटरी बना, वो अध्यक्ष बने। हम्म। और मिस्टर शीएल शर्मा थे, हम्म। और जो B83 में थे, जो आसपास के ही लोग थे। हम्म। मिस्टर सरीन थे। हम्म। इसी तरीके से मतलब ज्यादातर लोग हम सेक्टर 2 के ही थे उसमें उस वक्त। हम्म। हम्म। और क्योंकि थोड़ी थोड़ी जगहों पे कुछ कुछ हम्म। इंडस्ट्री नोएडा में आई थी, हम्म। ज्यादातर शेडो में। बाकी हम्म। प्लॉट वाले तो उस वक्त अपने बिल्डिंगें बनाने में लगे हुए थे। सीमेंट हम्म। विमेंट मिलती नहीं थी, कोटे में हम्म। सीमेंट मिलती थी, सब परेशान थे। हम्म। तो हमने फिर जो है पहला काम हमने, जब ये बिजली का कट लगा हम्म। तो कट बड़ा भारी लग गया था। और हम्म। उसमें जब एससी त्रिपाठी साहब से हमने रिक्वेस्ट करी कि सर हम लखनऊ जाके इसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़ा सहयोग दिया। उन्होंने हम्म। यहाँ पर एक कोटवाल साहब होते थे, हम्म। मिस्टर कोतवाल, जो कि जनरल मैनेजर थे इंडस्ट्रीज के। हम्म। उनको भेजा हमारे साथ हम्म। कि भाई इनका जो भी, मैंने कहा सर हम जाएंगे लखनऊ में बात करेंगे, हम कुछ भी बात कहेंगे तो हम्म। वहां पर सब लोग कहेंगे भाई ये तो सब लोग अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनकी बात में सच्चाई कितनी है? तो हम हम्म। सच्ची बात कह रहे हैं कि झूठी बात कह रहे हैं, इसका कैसे पता लगेगा उनको? हम्म। हम्म। तो he immediately sent a government officer with us, which was very kind of him, हम्म। and unprecedented also, I will say. हम्म। और वहां पर जो है हम, कोई उम्मीद नहीं थी। एक्चुअल में हम्म। आपको बता रहा हूँ, ये लग रहा था यहाँ पर झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं था। हम्म। क्योंकि बिजली एक्चुअली नहीं थी। हम्म। लेकिन हमने कहा बिजली बिजली तो नोएडा में लगती नहीं है, हम्म। नोएडा तो अभी बस रहा है। आप, हम्म। वो उनका आर्गुमेंट था कि फिर तुमको बिजली कैसे दे सकते हैं, हम्म। गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ ये सब मांगेंगे।
उनको समझाया बड़ी मुश्किल से, ये कि भाई नोएडा तो अभी बसा ही नहीं है, नोएडा तो अभी बस रहा है, नोएडा में तो इंडस्ट्री आ रही है, अब आप कट लगा दोगे तो फिर तो ये नोएडा का तो गला घुट जाएगा। और आखिर में बात चीफ मिनिस्टर तक गई और मुख्यमंत्री जी ने 2 ही मिनट में आदेश दिया। पावर मिनिस्टर थे, राजा साहब थे वो, इलाहाबाद के, बहुत बढ़िया आदमी थे, उन्होंने भी आदेश किया था पहले, लेकिन उनका आदेश किसी ने माना नहीं। फिर मुख्यमंत्री जी के आदेश से ये पावर कट हटा। इस बात का बड़ा लंबा असर हुआ पूरे चारों तरफ क्षेत्र में कि भी नोएडा के, असल में नोएडा ही पहला ऐसा क्षेत्र था कि जहां पर कोई पावर कट नहीं था पूरे नॉर्थ इंडिया में, समझ लीजिए। मैं बाकी की तो बात नहीं कर सकता। और एक प्रॉब्लम नोएडा में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ये थी कि हम एक ऐसे लैंडलॉक्ड एरिया में हैं कि जो सारा, हम चारों तरफ से दिल्ली से ही घिरे हुए हैं, और उस वक्त इससे पहले मतलब हमें गाजियाबाद भी दिल्ली होके जाना पड़ता था, और दिल्ली से ही माल आना और दिल्ली माल बिकने जाना, और आते हुए भी सेल टैक्स और चुंगी, और जाते हुए भी सेल टैक्स और चुंगी, और लंबी लाइनें। तो फिर ये बात हुई कि भाई किस तरीके से किया जाए, बड़ा रिप्रेजेंटेशन किया। गवर्नमेंट भी सुनती थी सर, उन्होंने ये भी जनता पार्टी के राज में ही हुआ एक तरीके से कि उन्होंने पहले चुंगी हटाई, फिर सेल टैक्स की भी चुंगी हटाई, और फ्री फ्लो तो हुआ, सेल टैक्स नहीं हटा। फिर लेकिन हमने बड़ी कोशिश करी तो एक गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज यूपी के अंडर में, ये तय करने के लिए कि नोएडा की इंडस्ट्री का हाल क्या है। और उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि नोएडा की इंडस्ट्री 12.5% डिसएडवांटेज में है दिल्ली की इंडस्ट्री से। और जब ये रिपोर्ट आ गई तो ये रिपोर्ट हमारे बड़े फेवर में थी। अब तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट थी, तो हम कहते थे जब हम डिसएडवांटेज है तो इस डिसएडवांटेज को हटाइए। तो हम लोगों ने एक इसके लिए प्रपोजल भी बनाया था। वो प्रपोजल ये था कि भी नोएडा को दिल्ली और यूपी के बीच में एक कॉरिडोर डिक्लेयर कर दिया जाए, जिसमें कि हमें कुछ फैसिलिटी दिल्ली की भी मिल जाए, और जो है इतना टैक्स का ना लगे, क्योंकि दिल्ली दिल्ली कंपटीशन दिल्ली से ही होना है। लेकिन वो प्रपोजल काफी ऊपर तक गया भी, और यूपी की कैबिनेट में जाना था। लेकिन उससे पहले, ये उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 82 की बात है। लेकिन बस किन्हीं कारणों से, मेरे को अपने निजी कारणों से मैंने इस्तीफा दे दिया, मैं था नहीं, और वो प्रपोजल आगे कैबिनेट तक पहुंच नहीं पाया। अदरवाइज नोएडा का कुछ और ही रूप होता सर। बड़ा अच्छा प्रपोजल था वो, बड़ा सॉलिड प्रपोजल था। अच्छा, जो आपने बताया कि शुरू में जब आप नोएडा आए थे तो डीटीसी की एक बस आती थी। जो आप लोग रहते थे जब तक इंडस्ट्री बनी, रहते कैसे थे? क्या दिल्ली से आते थे? यहाँ पे भी कोई व्यवस्था रहने की बन गई थी? नहीं सर, सब दिल्ली से आते थे, हम्म सब दिल्ली से आते थे। बल्कि हम लोगों ने, मेरे को याद है कि एक जो नोएडा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन थी, उसके अंडर में एक हम लोगों ने मतलब एक उन्होंने, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने एक रास्ता रोको भी किया था 78 के एंड में, 78 के एंड में जिला मतलब नोएडा मोड़ से, कि भाई जब कोई बस ही नहीं आती तो हम आए कैसे। और हम तो चलो एंटरप्रेन्योर हैं, किसी के पास कोई स्कूटर है, कुछ है, कार वार तो देखो बहुत कम लोगों के पास थी, लेकिन स्टाफ कैसे आए, और वर्कर वर्कर कैसे आए। तो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जिस तरीके से यहाँ पे उस वक्त ये HCL वगैरह आ गई थी, तो वो तो बस में अपने स्टाफ को ले आती थी, लेकिन स्टाफ नहीं मिलता था। तो किसी तरीके से, मतलब मेरे को याद है कि मैं यहाँ पे सेक्टर 2 में अपनी फैक्ट्री में रहता था, तो कुछ खाने को नहीं मिलता था सर यहाँ पे। मतलब कि एक नए बांस में एक झोपड़ी टाइप रेस्टोरेंट था, जिसमें अपना अंडा भुर्जी और चाय और पराठा मिल गया, खा लिया। इस तरीके से हम लोगों का काम चला है। बैंक नहीं था सर यहाँ पे, कोई बैंक नहीं था, कोई अच्छा।
कील भी नहीं मिलती थी, यहाँ पे कोई सामान नहीं मिलता था। हम्म। तो ये, लेकिन देखिए यही बात है कि आ, ये मैं आपको अब 91 की बात बता रहा हूँ। हम्म। 91 में हेमेंद्र कुमार जी थे चीफ मिनिस्टर, हमारे सीएम। चेयरमैन साहब, हम्म। चेयरमैन, हर चेयरमैन कम सीईओ। हम्म। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा सर ये क्या चल रहा है कि नोएडा बस गया, नोएडा में माल बनने लगे इतने, और उस वक्त हम रहने भी लगे थे, क्योंकि नोएडा ने अपने जो घर बनाए थे वो कुछ अलॉट कर दिए थे, हम्म। और कुछ किराया, मतलब कि हम लोग लोगों को, लेकिन हम लोग भी रह रहे थे यहाँ पे। हम्म। तो हमने कहा हम अपने बच्चों के कपड़े लेने जाते हैं दिल्ली, हम्म। हम अपने बच्चों को सामान, किताब, और हम पिक्चर देखने जाते हैं दिल्ली, हम्म। और ऑल इंडिया का कस्टमर आता है दिल्ली में, और हम्म। दिल्ली में आता है वो 15-20 किलोमीटर दूर, लेकिन वो हम्म। नोएडा नहीं आता। हम्म। तो हमारा सामान दिल्ली जाके बिकता है, हमें टैक्स हम्म। देना पड़ता है। अगर वो नोएडा आए तो हमारे हम्म। ऊपर टैक्सेशन भी कम लगे, नोएडा बस भी जाए। हम्म। तो उनको ये बात समझ में आई। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि उनको ये बात, मैं नहीं समझता कि कोई हमें ज्यादा समझाने की जरूरत पड़ी। हम्म। उन्होंने कहा तो फिर क्या किया जाए? मैंने कहा सर कुछ ऐसा किया जाए कि भी लोगों को पता लगे। लोग कहते हम्म। हैं कि भी नोएडा पता नहीं कहाँ है, ये नोएडा। और मैंने कहा, हम्म। हम लोगों में जिन लोगों को से जब दिल्ली में बात करते हैं, कहाँ भैया हम्म। रहते हो? नोएडा। वो कहाँ है भी नोएडा? तो हम्म। उन्होंने कहा हाँ ये तो बात सही है। तो हम्म। हमने वो, ये प्रगति मैदान में जो चलता है हम्म। अपना फेयर नवंबर ट्रेड में, फेयर। वो हम्म। आने वाला था ट्रेड फेयर। हमने कहा सर इसके अंदर एक मुहिम चलाई जाए कि हम्म। भी नोएडा चलो, और ये हम्म। सबको ये पता लगना चाहिए, नोएडा के बारे में बात होनी चाहिए, नोएडा कहाँ है ये पता लगना चाहिए। हम्म। उन्होंने कहा ठीक है। हम्म। और सर आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हेमेंद्र कुमार जी ने इस हम्म। काम के लिए, नोएडा अथॉरिटी ने मतलब, हम्म। बिना किसी फॉर्मेलिटी पूरा किए हम्म। करीब 1.5-2 लाख रुपया एसोसिएशन को दिया, हम्म। और कुछ एसोसिएशन ने कंट्रीब्यूशन इकट्ठे करे, और हम्म। हमने एक मुहिम चलाई कि नोएडा चलो। पूरे दिल्ली के अंदर होर्डिंग हम्म। लगवाए और बैलून हम्म। लगवाए कि हम्म। नोएडा चलो, हम्म। ताकि लोगों को लगे कि हाँ भी ये नोएडा पास में ही है। हम्म। और उसी वक्त जो है ग्रेटर नोएडा बन रहा था, मेरे को याद है। हम्म। और हमारे जो पहले चेयरमैन थे ग्रेटर नोएडा के, वो हम्म। क्या हम्म। नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर थे हम्म। उससे पहले, डिफेंस सेक्रेटरी भी थे योगेंद्र बाद नारायण जी। में, योगेंद्र नारायण जी। हम्म। योगेंद्र नारायण जी को मैं पहले से जानता था, क्योंकि वो सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर थे। हम्म। तो योगेंद्र नारायण जी, हेमंत कुमार जी ने कहा भी कुछ पैसे उनसे भी ले लो। हम्म। मैं उनके पास गया, सर कुछ पैसे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप इसमें हम्म। लिखिए। मैंने लिखा था उसमें होर्डिंग्स में, चलो हम्म। नोएडा। हम्म। हाँ, तो हम्म। बोले नहीं, इसमें ये लिखो आप, चलो नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। तो मैं दूं हम्म। पैसे? मैंने हम्म। कहा सर नोएडा कोई आने को तैयार नहीं है, अब हम्म। मैं इसमें लिखूं चलो नोएडा और ग्रेटर नोएडा, तो हम्म। ग्रेटर नोएडा तो और 25-30 किलोमीटर है। मैंने हम्म। नहीं लिखा। हम्म। फिर भी खैर उन्होंने कुछ पैसे दिए टोकन के तौर हम्म। पे। हम्म। तो आप देखिए नोएडा कितना बड़ा बन गया। और बिल्कुल। कॉमर्शियल नहीं था सर, ये हम्म। कॉमर्शियल नहीं था। मतलब कि हम्म। जो बात थी, बेसिक बात ये थी कि नोएडा में हम्म। कॉमर्शियल एक्टिविटी नील थी। हम्म। 18 सेक्टर के अंदर इन्होंने दुकानें अलॉट करी थी। हम्म। 2000 करीब 1988-89 में, लेकिन हम्म। कोई चल नहीं पाया। तो हम्म। फिर इन्होंने कुछ दुकानें तोड़ दी थी। वहां हेमेंद्र कुमार जी से मैंने रिक्वेस्ट करी, सर इनको कोई जगह दे दीजिए। हम्म। उन्होंने, मतलब इतने अफसर ऐसे थे सर, तो उन्होंने हम्म। कहा ठीक है भाई इनको जगह दो। हम्म। तो 18 सेक्टर के अंदर जगह उन्होंने सेलेक्ट करी। उन्होंने कहा जी हमें ये दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है दे दीजिए। हम्म। तो अब बात हुई कि भाई इनके रेट, उनको, उनकी जगह, क्योंकि उनकी दुकानें गिरी थी और उनके बाद उनका सामान सड़क पे था। हेमेंद्र हम्म। कुमार जी ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि उनको 5% पे अलॉटमेंट दी, और हम्म। कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोएडा में 30% की अलॉटमेंट है थी हम्म। उस वक्त, कम से कम। मेरे को नहीं पता अब आजकल की पोजीशन क्या है। और हम्म। बिना बिना रजिस्ट्री के आपको पोजीशन नहीं मिलेगा। उनको इमीडिएटली पोजीशन भी दिया बिना रजिस्ट्री के। हम्म। और बेसमेंट बनाने की, जो कि उस छोटे प्लॉट के अंदर जगह, मतलब सुविधा नहीं थी, वो सुविधा भी दी। हम्म। और कहा कि चलाओ। और हम्म। उस वक्त मेरे को याद है मैंने उनसे ये भी कहा, मैंने कहा सर इनको दो दो दे दीजिए।
हम्म। 2 प्लॉट दे दीजिए। बोले 2 प्लॉट क्यों? मैंने कहा सर छोटे छोटे तो प्लॉट है, कोई मिला के बड़ा प्लॉट कर लेगा। और हम्म। कोई मैंने हाँ कहा सर किसी को बेचना हम्म। होगा तो बेच देगा, उससे कुछ हम्म। पैसे आएंगे तो वो हम्म। अच्छी दुकान बनाएगा, वरना ये हम्म। झुग्गी झोपड़ी डाल के बैठ जाएंगे और फिर हम्म। सेक्टर 18 बिल्कुल बेकार हो जाएगा। हम्म। हंसने लगे, कहने लगे हम्म। अशोक मेरे को आज तक ऐसा प्रपोजल किसी ने नहीं दिया। मैंने कहा मैं दे रहा हूँ आपको। उन्होंने हम्म। मांगा, उन्होंने कहा हम्म। ठीक है भाई इनको 2-2 दे दो। हम्म। और 2-2 दुकानें मिली सर उनको सबको। और क्या नोएडा सेक्टर 18 बन गया सर, आप देख रहे हैं। अब दिल्ली बिल्कुल। वाले नोएडा आते हैं सर सामान खरीदने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत दिनों से, आज से नहीं। हम्म। नोएडा आगे निकल गया है सर, हम्म। ये इस बात की ये वो है। बिल्कुल। बस एक चीज और बताइए, इतने दिन में आप देख रहे हैं, नोएडा की खास बात क्या नजर आई आपको इतने दिन से, और क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि नोएडा 50 वर्ष होने जा रहे हैं। कोई ऐसी चीज जो आपने उस समय सोची हो और वो अभी तक भी अधूरी है? शर्मा अग्रवाल साहब। एक बात मैं ये बताना चाह रहा था सर आपको जी जी। कि नोएडा में बहुत प्रयोग हुए, हम्म। और जिसमें से एक प्रयोग था उद्यमी सहायक समिति का, हाँ। जिसमें कि नोएडा के चेयरमैन को सभी डिपार्टमेंट्स का, बाकी जो इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते थे हम्म। नोएडा में है, और हम्म। हर इंडस्ट्रियल एरिया में होते हैं, चाहे वो हम्म। यूपीएससी भी हो, चाहे वो हम्म। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई भी सेल टैक्स और कोई हम्म। भी, उन सब हम्म। डिपार्टमेंट्स का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन डिक्लेयर किया गया। हम्म। और चेयरमैन नोएडा को ये पावर दी गई हम्म। कि अगर किसी काम किसी डिपार्टमेंट की किसी पॉलिसी की वजह से या हम्म। किसी भी इंडस्ट्री की बढ़त में रुकावट ना आए, हम्म। इंडस्ट्री के सर्वाइवल में रुकावट ना आए, तो वो हम्म। एक मीटिंग करते थे जिसमें हम्म। कि सभी डिपार्टमेंटल हेड्स आते थे हम्म। और इंडस्ट्री के लोग अपनी शिकायतें लेके आते थे। हम्म। और वो सब करते थे। बाद हम्म। में वो उद्योग बंधु बन गया सर, और वो अब हम्म। पूरे मतलब इतना सक्सेसफुल हुआ था वो प्रयोग, हम्म। कि वो हम्म। उद्योग बंधु बन गया। वो सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में लागू है। हम्म। लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस जो है, हम्म। मतलब कि ब्यूरोक्रेटिक फाइलों के अंदर दब गई, जिसके अंदर की एक्चुअल मदद कितनी हो पा रही है। जैसे मैंने कुछ पता किया हम्म। अभी रिसेंटली कुछ हम्म। केसेस के लिए, कि भाई हम्म। ये हम्म। अगर अ, इनको उद्योग बंधु में या उद्यमी सहायक समिति भी चल रही है हम्म। सीईओ साहब के अंडर में या एसीओ साहब के अंडर में, हम्म। उसमें दिया जाए। तो मेरे को हम्म। सबने कहा कि यार वो इफेक्टिव नहीं है। पता नहीं क्यों कहा, मैंने पर्सनली तो कोई उनका कोई जायजा नहीं लिया है, मैंने पर्सनली कोई हम्म। उसका टेस्ट भी नहीं लिया है। हम्म। लेकिन ये चीजें जो जो डायलॉग है ना सर, जो हम्म। एक कम्युनिकेशन है इंडस्ट्री के बीच में और हम्म। अफसरान के बीच में और हम्म। सरकार के बीच में, वो हम्म। इतना सीमलेस और कंटिन्यूस होना चाहिए कि हम्म। जिसके अंदर की एक ट्रस्ट हम्म। डिफिसिट भी मैं देख रहा हूँ सर। हम्म। ट्रस्ट डिफिसिट नहीं होना चाहिए, हम्म। क्योंकि अगर ये एक हिंदुस्तान में सब जगह मैं देखता हूँ कि एक ये है कि भाई ये पैसे वाले हैं तो ये आए हैं तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे, और इनकी हम्म। बात के ऊपर विश्वास किया जाए कि नहीं किया जाए। मैं हम्म। मानता हूँ कि इंडस्ट्री हर चीज सही नहीं करती है, हम्म। लेकिन वो इतना जो करती है वो इतना सही है कि कोई दूसरा कर नहीं रहा। वो हम्म। मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो जी। नौकरी देती है, वो हम्म। टैक्स दे। अब सर सरकार चलती किस तरीके से नोएडा इतना बड़ा बन गया कि हम्म। नोएडा से जो टैक्स इकट्ठा होता है उससे उसी से सारा ये ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे बन गया है सर। किस हम्म। तरीके से नोएडा आगे बढ़ा है और इसने प्रदेश को आगे बढ़ाया है, और हम्म। क्या कंट्रीब्यूशन है नोएडा का, इस बात का हम्म। भी ध्यान रखना चाहिए। और अ, सिर्फ ये कि भी वो कोई छोटी मोटी झूठ बोल दिया, कोई 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 लाभ उठा जाएगा। लाभ उठाने के लिए हैं, लाभ आप देने के लिए हैं, ये बात लोगों की हम्म। समझ में नहीं आती है सर, हम्म। अफसरान की, कि भाई हम्म। आपका काम है लाभ देना जहां भी संभव हो। आपने पॉलिसियां ऐसी बनाई हैं और बनानी चाहिए जिससे कि सबको लाभ मिले। ये हम्म। एक ये एक डिकोटोमी है सर, ये एक मतलब की कंट्राडिक्शन है, इसको हम्म। नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात ये सर जो आपने पूछा, तो हम हम्म। लेके चलते थे, गांव वालों को भी साथ लेके चलते थे सर। हमने कोई ऐसी बहुत सी मीटिंगें हम जो करते थे उसमें गांव वालों को साथ में बुलाते थे, उनके साथ बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन था। वो टूट गया, हम्म। और गांव का विकास भी साथ साथ होना चाहिए था। हम्म।
अगर ये जरूरी था, इसलिए भी जरूरी था कि भाई हम लोग एक सोसाइटी हैं, हम्म और उसके अंदर मतलब कि उनका सहयोग कम नहीं है, उनका सहयोग असल में हमारे से बड़ा है। और हम्म उसकी वजह से उनके मन में वो भी है, एक तरीके से, मतलब कि यार, मतलब जमीनें हमारी थी और ये लोग तो बस गए और हमें हम्म क्या मिला। और हम्म आजकल भी डेली आप, मेरे को याद है एक बार गांव वालों का और पुलिस का बहुत झगड़ा हो गया था यहाँ पर। गोलियां हम्म वोलियां चली थी, एक सेक्टर 39 हम्म के पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। हम्म और मतलब पुलिस उसके बाद गांव वालों पे टूट पड़ी और बहुत हम्म भारी झगड़ा हुआ। तो मैं हम्म चेयरमैन साहब के पास गया, मैंने, सर आप इसमें क्या कर रहे हैं? हम्म तो चेयरमैन साहब का पहला रिएक्शन था, भाई ये तो लैंड ऑर्डर की मामला है, ये हमारा मामला नहीं है, हम्म और ये जो है वो देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी। हम्म मैंने, सर ऐसा आप सोचते हैं, जनता नहीं सोचती। हम्म जनता सोचती है कि आप चेयरमैन हैं और चेयरमैन हम्म नोएडा है, इसका मतलब हम्म आप सब कुछ हमारे, आप ही माई बाप हो। हम्म तो ये कैसे होगा कि भाई इस चीज से हमारा कोई मतलब नहीं है? बोले हम्म फिर हम क्या करें? मैंने कहा आप एक मीटिंग बुलाइए गांव वालों की, पुलिस वालों की। गांव वालों हम्म को बताइए कि भाई अगर आप किसी गलत आदमी का साथ देंगे तो पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेगी, वो सही है। और हम्म अगर कोई, किसी निर्दोष आदमी को पुलिस तंग नहीं कर सकती है, अगर हम्म कोई, ऐसा भी हम नहीं होने देंगे, किसी को हम्म कोई दिक्कत है तो हमें आके बता सकता है। हम्म वो बात उनको इतनी पसंद आई, उन्होंने अगले दिन ही मीटिंग बुला के ये किया और एकदम मामला डिसिपेट हो गया सर। हम्म तो मेरा कहने का मतलब यही है सर कि एक कंटिन्यूस संवाद जो है, क्योंकि बिल्कुल। एक सामाजिक, समाज का रोल है सिर्फ, हम्म सरकार एक व्यवस्था है सर, और नीचे आम आदमी है, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे वो कोई हो। हम्म वो बीच में एक समाज की जो व्यवस्था है वो बहुत जरूरी है। हम्म वो नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ने बहुत अच्छे से रोल फिलअप किया था। हम्म और अ, उस वक्त हम लोगों की आवाज सेंट्रल बजट के अंदर भी सुनाई देती थी, हम्म स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। और तो आज की चर्चा में हम यही विराम देते हैं, क्योंकि हमारा समय सीमा समाप्त हो रही है। और देखिए, आज अशोक जी ने किस तरीके से 1976 से अब तक का नोएडा का चित्रण रखा, कैसे नोएडा शहर को डेवलप किया, कैसे उद्योगों को यहाँ आए और किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा, और आज भी वो क्या सोचते हैं नोएडा शहर के बारे में। ये आज आपने समय दिया अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करेंगे और भी हम ऐसे जो नोएडा के अनसुने किस्से सुनाएंगे आपको इसी सीरीज में। आप हमारे साथ अगली कड़ी में जुड़े रहिएगा, और जल्दी हम मिलेंगे दूसरे शख्स के साथ। अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।